वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु कक्षा 10 का रसायन विज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु एवं अधातु की पहचान करना। हम कैसे जानेंगे कि कोई तत्व हमारा धातु है कि अधातु है। तो सबसे पहले इसका हम वर्गीकरण करेंगे इसके भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण, जैसे कि भौतिक गुण आप लोग जानते होंगे। भौतिक गुण का मतलब जैसे उसका बिल्डिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कठोरता क्या है, अवस्था क्या है, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु एवं अधातु को जो है पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा धातु चमक। पहला धातु की सतह चमकदार होती है। तो हमारे जो धातु होते हैं उनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। यदि आप कांच पेपर लेकर के किसी धातु के ऊपर थोड़ा सा रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो सतह होती है वो चमकने लगती है। और अधातु क्या होते हैं, अधातु में चमकीली नहीं होती है, यानी कि अधातु जो होते हैं हमारी क्या होता है उसमें चमकीलापन नहीं होता है। इसका एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन चमकदार होता है। आपने जैसे देखा होगा कोयला आपने देखा है, वो क्या है, एक अधातु है, तो उसमें चमक नहीं होता है। अब दूसरा है हमारा कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अर्थात हमारी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे यदि आपने कभी आरी लेके अगर लोहे को काटेंगे तो आप देखेंगे आप काटने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु हमारी क्या होती है, बहुत कठोर होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होता है, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। यानी कि ये धातु हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, इन्हें हम आसानी के साथ चाकू से काट सकते हैं। अब अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अधिकतर क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसका एक अपवाद है हीरा। हीरा जो होता है वो अधातु है और वो क्या होता है, कठोर होता है। और प्रकृति में सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो हीरा, जो कि सबसे कठोर होता है। अब है हमारा तन्यता। अब आगे हम क्या देखते हैं, हमारा चौथा गुण क्या है, तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, अर्थात धातु को हम एक पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम रबड़ को पकड़ के अपने हाथ से खींचते हैं, तो उसी तरह से धातु को मतलब हम उनके अंदर खींचने का गुण पाया जाता है, जिसे हम तन्यता कहते हैं। तन्यता मतलब तनने का पाया जाता है। सोना सबसे अधिक तन्यता देने वाला तत्व है, यानी कि सोना जो है ऐसा धातु जिसके अंदर सबसे अत्यधिक मात्रा में तन्यता का गुण पाया जाता है। आप 1 ग्राम सोना अगर ले लें तो उससे लगभग 2 किलोमीटर तक जो है पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। अधातु में तन्य नहीं होती, यानी कि अधातु के अंदर क्या होता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बच्चों हमारे आघात वर्धता। आघात मतलब क्या होता है, चोट, यानी कि पीटना। जब हम पीटते हैं तो क्या होता है, वर्धता मतलब बढ़ जाता है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि धातु को हम क्या कर सकते हैं, पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहार के यहाँ जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारी जैसे फावड़ा होता है तो फावड़े को क्या करते हैं, गर्म करके हथौड़े से पीटते हैं, तो क्या होता है वो पतला हो जाता है, यानी कि उस चादर के रूप में बढ़ जाता है। अधातु में आघात वर्ज नहीं होती, यानी कि अधातु क्या होते हैं, अधातु हमारी आघात करने पर बढ़ती नहीं है। अब अगला हमारा है विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि अधातु जो होता है उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। वह ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा का सुचालक का मतलब होता है कि ऊष्मा उसमें आसानी के साथ प्रवाह हो सकता है। जैसे मान लीजिए लोहा हमारा क्या है, धातु है। अगर लोहे को हम एक सिरे पर गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ देरी के बाद हमारा दूसरे सिरे भी गर्म हो जाता है, यानी कि इसमें ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। अब हमारा अधातु क्या, सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि इसमें विद्युत का नहीं होता है। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट एक अधातु होता है, फिर भी इसमें क्या होता है, ये सुचालक होता है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा जो हमारे पेंसिल के नोक में लगा रहता है काला काला, वो ग्रेफाइट होता है। अब देखते हैं हमारा सातवां है घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, यानी कि जो हमारे धातु होते हैं उनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, बहुत अत्यधिक होता है। लेकिन पोटेशियम और सोडियम जो हमारे तत्व हैं, ये धातु हैं, इनका जो है कम होता है। अब सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। हमारे जो अधातु होते हैं उनका घनत्व व गलनांक क्या होता है, कम होता है। आपात के रूप में हमारे क्या, हीरे का गलनांक बहुत अत्यधिक होता है। अब हमारा आठवां है ध्वनिक। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। जैसे मान लीजिए आप लोहे को ले लीजिए और दो लोहे के रॉड के आपस में जब एक दूसरे के ऊपर मारेंगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं, आवाज़ पैदा करती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अर्थात अधातु को आपस में हम टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, आवाज़ नहीं होता है। नंबर हमारा ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, यानी कि MgO क्या है, मैग्नीशियम हमारा धातु है, यह क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यह क्या होता है, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और आधातु क्या होते हैं, आधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे, आधातु अम्लीय, यानी कि हम इसे आराम से याद कर सकते हैं, आधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे हमारा SO2 हमारे क्या है, आधातु है, इसका जो ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, धातु हैं। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या हैं, आधातु हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अब तक हमने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया। अब हम धातुओं के क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है वायु के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, धातु ऑक्साइड, यानी कि हमारा जब कोई धातु किसी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। जैसे उदाहरण के लिए 2CO + O2, यानी कि कॉपर है हमारे क्या है, धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, 2CO कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले कलर का होता है। फिर 2Al यानी कि एल्युमिनियम + 3O2, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला एग्जांपल है 2Mg + O2, यानी कि मैग्नीशियम हमारे क्या है, धातु है, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अतः क्या हुआ, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या करके आपस में क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड, यानी कि हमारी धातुएं जो होती हैं जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। और आगे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। हमारे दो धातुएं, एक सोडियम होता है और पोटेशियम, इनको हम क्या करते हैं, हम इन्हें मिट्टी के तेल, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये धातुएं हमारे बहुत क्रियाशील होती हैं। जैसे ही इसको हम मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तुरंत क्या होती है, जल जाती है, मतलब आग पकड़ लेती हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड मतलब शीशा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी कि ये धातु क्या होती है, हमारे जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया तो करती हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे करते हैं, तो जिससे इनकी धातु के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। यानी कि हमारा जो आयरन होता है अगर उसे हम वायु में गर्म करेंगे तो वह जलेगा नहीं, लेकिन उसके चूर्ण को, लोहे के चूर्ण को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तेजी के साथ जलने लगता है। हमारे कांपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की कांपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी कि हमारा कांपर भी क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बहुत धीरे धीरे मात्रा में रिएक्शन करता है, जिससे उसके ऊपर क्या होता है, काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। Ag चांदी, Au सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि हमारे ये जो धातु हैं चांदी और सोना क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, जल के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस जल क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
क्या देखते हैं कि हमारी जो धातुएं होती हैं जब वो जल से अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, या तो ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं या फिर हाइड्रोक्साइड। अब हमें देखते हैं कि कभी ऑक्साइड बनाती हैं और कभी हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। प्लस क्या बनाती है, हाइड्रोजन, जैसे Na2O प्लस H2, अब सॉरी 2Na प्लस H2, सोडियम के हमारे क्या हो गया, धातु हो गया, H2 हमारे क्या होगा, जल। जब ये आप क्रिया करें क्या बना रहे हैं, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा, यानी कि धातु हमारी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ सॉरी वाटर के साथ आप क्या बना रहे हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। तो हमारे क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या धातु ऑक्साइड। Ca प्लस H2 यानी कि कैल्शियम हो गया, जो हमारे वाटर से देखिए क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे Mg प्लस 2H2O गिब्स मतलब क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो धातु हमारी अत्यधिक क्रियाशील होती है, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो हमेशा क्या बनाती हैं, वो हमेशा क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखिए सब हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारी धातु कम रिएक्टिव होती है, यानी कि बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करती हैं, और क्या बनाती है, हमारी ऑक्साइड बनाती है। जैसे मान लीजिए आयरन है, वाटर से अपक्रिया क्या बना रहा है, Fe3O4, ये क्या हमारा ऑक्साइड है। अब आगे हमारा धातु ऑक्साइड प्लस जल। जब धातु ऑक्साइड और जल आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे Na2O हमारे क्या है, धातु ऑक्साइड है, क्योंकि सोडियम हमारा धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या आ गया, धातु ऑक्साइड। प्लस जल, जल के साथ आप क्या बना रहा है, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2NaOH हमारी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम धातुओं की जल की अलग अलग अवस्था में अपक्रिया देखेंगे, यानी कि धातुएं जल के साथ जो अपक्रिया करती हैं वो एक अलग अलग कंडीशन मतलब अलग अलग अवस्था में करती हैं। जैसे कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गर्म होने पर अपक्रिया करती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे होने पर अपक्रिया करती हैं। चलो हम देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। ये हमारे तीन धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करता है, और मैग्नीशियम जो हमारा होता है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा हमारा एल्युमिनियम, आयरन, जिंक केवल भाप के साथ ही क्रिया करते हैं, यानी कि ये सिर्फ केवल भाप के साथ, यानी कि जो हमारा वाटर, अगर हम वाटर को गर्म करें तो जो भाप बनता है उस भाप के साथ ये क्रिया करती हैं। अगला हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। यानी कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हमारा हाइड्रोजन गैस धातु के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, इसलिए हमारे मैग्नीशियम क्या होता है, तैरने लगता है। हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 प्लस 6HCl अपक्रिया कर क्या बना रहा है, AlCl3 प्लस H2, और ये हमारा है Al2O3 प्लस 2NaOH अपक्रिया कर क्या बना रहा है, 2NaLO2 प्लस H2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट। ये हमारे क्या है, ये Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्ल HCl हमारा अम्ल है और NaOH हमारे क्या है, क्षारक है। ये हमारा अम्ल और क्षार क्या है, दोनों के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो है बना रहा है। तो हमारा Al2O3 क्या हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि यह अम्ल के साथ भी अपक्रिया कर रहा है और क्षारक के साथ अपक्रिया कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। अब तीसरा हमारा धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। पहला धातु प्लस तनु अम्ल के साथ अपक्रिया क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल जैसे Fe प्लस 2HCl, यानी कि हम Fe मतलब आयरन जो कि हमारा धातु हो गया, 2HCl ये हमारा क्या है, तनु अम्ल। ये क्या है, तनु अम्ल से अपक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, FeCl2 प्लस H2, यानी कि FeCl2 हमारे क्या ये लवण है और H2 हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस। जैसे Mg प्लस 2HCl अपक्रिया करके क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस H2। जैसे Zn प्लस 2HCl अपक्रिया करके क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस H2। जैसे 2Al प्लस 6HCl अपक्रिया करके क्या बना रहा है, AlCl3 प्लस 3H2। तो क्या होगा कि हमारी जो धातुएं होती हैं जब वो तन अम्ल से अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन। कॉपर Ag मतलब हमारा चांदी हो गया, और Hg पारा तन अम्ल के साथ
अपक्रिया नहीं करते हैं। ये हमारे 3 धातु हैं, ये तन अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। अब हमारा है अगला रीडिंग, धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अपक्रिया। जैसे हमारा धातु है, धातु प्लस लवण विलयन से अपक्रिया करके क्या बना है, लवण विलयन प्लस धातु। जैसे कह रहे धातु की अन्य धातु, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम धातु है और ये कॉपर भी एक धातु है, ये कॉपर भी हमारा क्या है, Cu या सल्फर, हमारा कॉपर सल्फेट क्या है, एक धातु का लवण है। जब ये इससे अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारा जिंक जो है, ये जिंक हमारे क्या है, कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब इसको विस्थापित कर देगा। और यहाँ जिंक के साथ सल्फेट के साथ जिंक जुड़ जाएगा और कॉपर को इधर विस्थापित कर देगा। ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह धातुओं की सकृत श्रेणी पर आधारित है। जैसे हमारा जिंक क्या हो गया, ये हमारा धातु यानी कि का हो गया, और लवण विलयन हमारा क्या होगा, इसे हम का मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, खा मान लेते हैं। अब ये अपक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण विलयन का, यानी कि हमारा का जो है यहाँ पे आ गया, इसके साथ जुड़ गया, और हमारा खा देखो यहाँ पर धातु खा बन रहा है, तो ये हमारा धातु क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो क्या हुआ, अधिक क्रियाशील धातु में अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी कि हमारा जो है जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो कॉपर जो कम क्रियाशील धातु है, इसकी यौगिक में से ये जिंक क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी। वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हमारी सब धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारी धातुएं हैं। तो इन धातुओं की क्रियाशीलता जो है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारी क्या होती है, क्रियाशीलता घटती जाती है। यानी कि सोडियम पोटेशियम जो है हमारे सबसे क्रियाशील धातु है। यह कैसे पता चलता है, यह प्रयोग द्वारा मतलब पता लगाया गया है कि हमारे जो धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं, सबसे क्रियाशील है। इसकी वजह से जैसे हम नीचे जाते हैं, क्रियाशीलता हमारी घटती जाती है। तो वही इसमें बताया है, वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता यानी कि धातु की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारे हैं वो ऊपर हैं, और जो कम क्रियाशील है वो एकदम नीचे हैं, और जो मध्यम क्रियाशील होते हैं वो बीच में होते हैं। तो हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अपना क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे अपना क्या होता है, सबसे कम, यहाँ पर हम आते हैं सबसे कम क्रियाशील। यहाँ पर क्या हुआ, क्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी कि हम ऊपर से आते हैं, धीरे धीरे हमारी क्रियाशीलता क्या है, घटती चली जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये जिंक है, और ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या हो गया, कॉपर हो गया है ना। तो हमारा जिंक क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं, इस हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व हैं, उन सबको विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए Zn प्लस CuSO4, जब हम क्रिया करेंगे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जिंक है, अब जिंक हमारा यहाँ ऊपर है, और हमारा जो कॉपर है, हमारा जो कॉपर है यहाँ पर है, वो क्या जिंक से नीचे है। तो क्या हुआ, जिंक हमारा क्या करेगा, वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अतः कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुदा के जुड़ गया। अब हमारा पांचवा है, धातुओं की अधातु के साथ अपक्रिया। तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यानी कि कोई तत्व अपक्रियाशीलता जो होती है, किसी तत्व की जो अपक्रियाशीलता है संयोजकता कोष को पूर्ण करने की, यानी कि कोई भी तत्व जो अपनी कोष को पूर्ण करने के लिए जितना अधिक उत्तेजित रहता है, वो धातु हमारा क्या होता है, उतना ही अधिक तेजी के साथ अपक्रिया करता है। यानी कि वह तत्व हमारा उतना ही अधिक अपक्रियाशील होता है। जैसे हमने देखा था सोडियम। धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धन अणु बनाते हैं। आधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई धातु है,
जैसे मान लीजिए हमारे क्या है सोडियम, सोडियम क्या है हमारा धातु है ना, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, इसका परमाणु 11 होता है, इसके लिए K L M 11 होता है, तो ये हो गया कितना 2 8 1। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, धातु अपने परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। जैसे ये क्या करेगा, ये अपने कोष का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए आसानी के साथ मतलब किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या बनाता है, प्लस आयन। जैसे Na है, ऐसे गया तो हमारी क्या बना Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, निकाल दिए, तो क्या हो गया Na प्लस, ये हमारा क्या हो गया धन आयन हो गया, धन आयन। ये होगा ना, धातु के परमाणु अपने संयोजक कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं, यानी कि सोडियम हमारा हो गया धन आयन बन गया। अब ये धन आयन क्यों हुआ, आगे देखते हैं। आधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होगा 17, इसमें KLM 2 हो गया 8 7। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका संयोजक कोष क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर पा जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा क्या बनेगा Cl माइनस। अब क्या होगा 2 8 8, यानी इसका संयोजक कोष क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अधातु के परमाणु संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन, ये हमारे क्या हो गया ऋण आयन है, ऋण आयन, ये हमारे क्या है ऋण आयन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। जिससे जो किसी आदमी किसी चीज़ को देता है तो क्या होता है, धनी होता है ना, तभी तो देता है, इसलिए इसके पास क्या हो गया प्लस। और Cl के ऊपर क्या है माइनस चार्ज, जो किसी से उधार ले रहा है मतलब वो ऋणी है, इसलिए इसके ऊपर क्या है निगेटिव है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे उदाहरण के तौर पर NaCl का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, और इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 1। अब ये क्या करता है, सोडियम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके क्या बनाता है Na प्लस बनाता है, ये क्या हो गया जिसे हम बोलते हैं सोडियम धन आयन। और क्लोरीन की अंदर क्या होता है देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसमें 2 8 7। अब ये क्या करता है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है, और क्या बनता है Cl माइनस। तो क्या हो गया क्लोरीन ऋण आयन 2 8 8। जैसे हम देखते हैं कि सोडियम के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे क्या अगर 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको कोष पूर्ण हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन और क्लोरीन के पास कितना है, बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका कोष पूर्ण हो जाएगा। तो सोडियम क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे दे। तो क्या कर देखते हैं, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम। इससे अच्छा है कि क्या करें 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दे। तो क्लोरीन को अपने जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाद आपस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में अब क्रिया करके NaCl बनाएंगे। जैसे Na क्या प्लस, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई कोष में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ये, अब दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं Na प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया NaCl अपना बन गया। अब हम देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक देते हैं। विपरीत आवेशित आयन, जैसे विपरीत आवेशित मतलब प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे Na प्लस है Cl माइनस, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे धनात्मक चार्ज है, एक पे ऋणात्मक चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके NaCl बना रहे हैं। तथा इनके बीच जो आपस में मतलब बंद होता है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ये एक प्रकार का बल है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे आपस में जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब आगे हम क्या देखते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। पहला है भौतिक प्रकृति क्या होती है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। जैसे हमारे NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम अपने घर में देखते हैं क्या होता है, वो ठोस होता है, कठोर या क्या होता है भंगुर होता है। अगला गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जैसे हमारे जो
आणिक यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक यानी कि उनको गलाने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में हीट देना पड़ेगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। जैसे हमारे घर में निश्चिल जो पाया जाता है। घुलनशीलता, आणिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा NaCl है, मतलब नमक जैसे हम पानी में डालते हैं आसानी के साथ घुल जाता है, परंतु केरोसिन पेट्रोल जैसे इलाकों में अम्लीय यानी कि उसमें नहीं घुलते। जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो उसमें घुलते नहीं हैं। चौथा है विद्युत चालकता। आणिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। यानी क्या हुआ कि जब आणिक यौगिक जलीय विलयन में यानी कि जब वो किसी विलयन में होता है आणिक यौगिक, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम आसानी के साथ कर सकते हैं, अथवा वो गलित रूप में हो तब जाके हम अपने मिल्ट रूप में हो तब विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। जैसे हमारा NaCl क्या है, ये अगर ठोस रूप में है तो उसमें हम विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते, परंतु अगर उसे हम पानी में डाल के घोल दें तो उस घोल में अगर हम इलेक्ट्रिक देखेंगे तो उसमें प्रवाह बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो ये क्या होगा, हमारे विद्युत चालक होते हैं। कब होते हैं, जलीय विलयन में और गलित रूप में, मगर ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।